ऐसे ही होते थे। ये ध्यान में आने के बाद समिति की रिपोर्ट पर सदन में बहस की परिपाटी बंद हो गई। लोकतंत्र में उत्तरदायित्व का महत्व सबसे अधिक है। ऐसा कहा जाता है कि संसदीय लोकतंत्र में उत्तरदायित्व का यह अनुमान अधिक अध्यक्ष लोकतंत्र से अधिक होता है। अध्यक्ष लोकतंत्र में स्थिरता शायद ज्यादा होती होगी, पर संसदीय लोकतंत्र में उत्तरदायित्व सर्वतोपरि है और उत्तरदायित्व का उपकरण होते ही ये समितियां संसदीय लोकतंत्र को एक लोकतंत्र कहा जाता है। हम इसे अंकुश कहेंगे। लोकतंत्र में अंकुश 4 प्रकार के होते हैं। पहला है जागरूक मतदाता, दूसरा संसद या विधायिका, तीसरा है निष्पक्ष न्यायपालिका और चौथा है निर्भीक पत्रकारिता। हम बारीकी से देखो तो इन्हीं 4 अंकुशों से चलते भारत का लोकतंत्र सुचारू रूप से चल रहा है। इसमें से संसद और विधायिका के अंकुश भी धार है। ये समितियां, जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, यहाँ अपनी स्थापना के बाद इससे अब तक प्राक्कलन समिति द्वारा विभिन्न विभागों के संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन को व्यवहारिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपनी सार्थकता की सिद्ध की है। समय कम होने के कारण इसी से सिर्फ कुछ का उल्लेख मैं इस सदन को सामने करना चाहूंगा। जैसे 1978 में पेश गई महाराष्ट्र का पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्य चर्चा अनुसंधान मंडल शिक्षण विभाग की 27वीं रिपोर्ट, फिर 1994 में बजट प्रकाशन की सुविधा पर पेश की गई 14वीं रिपोर्ट, राज्य सरकार की झुनका भाकर योजना 1997 में पेश की गई 11वीं रिपोर्ट, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम पर 98 में पेश 17वीं रिपोर्ट, इसी वर्ष एकाधिकार कपास खरीद पर दी गई 19वीं रिपोर्ट, राज्य में फसलें वैकल्पिक फसलें उर्वरकर उपयोग फसल उत्पादक एवं उत्पादन क्षमता पर अप्रैल 2001 में पेश गई 8वीं रिपोर्ट, फिर इसी वर्ष स्कूल पोषण योजना पर दी गई 9वीं रिपोर्ट। इस वर्ष राज्य में बंधों पर नहरों में रिसाव, लीकेज, परिवहन, बाष्पीकरण, चोरी आदि के कारण होने वाली जल हानि पर 10वीं रिपोर्ट। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य में बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने की योजना पर दिसंबर 2003 में दी गई 18वीं रिपोर्ट। इसी प्रकार यहाँ की प्राक्कलन समिति वर्ष 2004 से वर्ष 2009 तक चली 11वीं विधानसभा की अवधि में विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुल 27 रिपोर्ट, वर्ष 2009 से 2014 तक चल 12वीं विधानसभा की अवधि में कुल 33 रिपोर्टें तथा वर्ष 2014 से 2019 तक चली 13वीं विधानसभा की अवधि में कुल 30 रिपोर्ट विधानसभा में दोनों सदनों को प्रस्तुत की है। निश्चित रूप से इन रिपोर्टों का आधार पर कोई राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से कारण लोगों का जीवन सुगम बनाने में मदद मिलती है। आगे महाराष्ट्र में आपकी प्रकल्प समितियों के माध्यम से सामान्य जनजीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की इसी प्रकार को प्रतिबद्ध कायम रखती है। मुझे पता है कि मान्यवर यहाँ बोलने वाले हैं, फिर भी एस्टीमेट कमेटी के जो मेंबर यहाँ आए हैं, हम एक अच्छा काम राज्य के अंदर, देश के अंदर खड़ा कर सकते हैं। मुझे पता है कि एक बार पिछली बार जब मैं एस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन था तो पुणे में कमेटी गई थी, तो पुणे के कमिश्नर, वहां के पुलिस कमिश्नर, उन्होंने मुझे बताया कि आप चलिए हमारे बंगले पर, आप चलिए हमारे घर पर। मतलब क्या बात है, आप हमको तो काम करना है कमेटी का, तो बोले आपको चलना है और हमारा बाथरूम देखना है। मतलब बताइए बाथरूम, तो 500 स्क्वायर फीट का बाथरूम था। बोले मुझे बाथरूम 500 स्क्वायर फीट का है, पर जब मेरा जवान रहता है, वो जवान के लिए रहने के लिए 300 स्क्वायर फीट का घर है, तो हमको 500 स्क्वायर फीट का बाथरूम घर है और जवान को रहने के लिए 300 स्क्वायर फीट का घर है। तो मेरी कमेटी ने रिपोर्ट बनाई और महाराष्ट्र सरकार को रिपोर्ट भेजी और सरकार ने टाइप प्लान लागू की कि मुंबई जहां एक एक इंच का बहुत महत्वपूर्ण जमीन का भाव का है, तो यहाँ पर 500 स्क्वायर फीट के घर पुलिस वालों को देने के लिए कमेटी ने सिफारिश की और सरकार ने ये हमारी बात मानी और आज महाराष्ट्र के अंदर सभी पुलिस दलों को 500 से 600 स्क्वायर फीट के घर यहाँ पर मिल रहे। समितियां बहुत कुछ कर सकती है, अच्छा काम कर सकती है। मेरी आपसे विनती है, आज का उद्घाटन का सत्र है, हम जो चर्चा करेंगे निचले हाउस के अंदर, तो वहां पर निश्चित रूप से इन बातों को पर गौर करेंगे। आज मैं यहाँ पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और हमारे विधिमंडल के सभी माननीय कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ
कि उन्होंने यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था की है। सही मायने में मेरी मदर टंग मराठी है, मुझे हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत जाती है, फिर भी आप देश भर से सभी लोग आए हैं, इसलिए मैंने हिंदी बोलने की यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास किया हूँ। इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर। प्राक्कलन समिति 75 वर्ष की यात्रा तय करके विशाल रूप से हम सभी के समक्ष है और इस यात्रा को स्मारिका के रूप में सुसज्जित किया गया है। मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से अनुरोध करूंगी कि इस स्मारिका के विमोचन को अपने कर कमलों से करके हम सभी को अनुग्रहित करें। स्मारिका, इसमें विभिन्न विषयों को चिन्हित करके महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों पर संसद को समर्पित किया गया है। स्मारिका के अंतिम स्वरूप में प्राक्कलन समिति के साथियों की भूमिका, उद्देश्यों और स्मारिका में सम्मिलित करते हुए हीरक जयंती पर स्मारिका का विमोचन करने का संकल्प लिया गया और आज वह स्मारिका हमारे बीच में उपस्थित है। उक्त स्मारिका में महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष तथा केंद्र व राज्यों के गणमान्यों के संदेश अलंकृत किए गए हैं। हमारी तालियों की गर्जना बहुत जोर से हो स्मारिका के उद्घाटन पर और इसके विमोचन पर। सभी महोदयों का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को जल्दी से आगे बढ़ाते हुए हम प्राक्कलन समिति लोकसभा के चेयरपर्सन आदरणीय श्री डॉक्टर संजय जायसवाल जी से अनुरोध करेंगे कि वो पधारें और अपने वक्तव्य से हम सभी को उत्साहित करें। स्वागत कीजिएगा करतल ध्वनि के साथ। माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय सभापति महाराष्ट्र विधान परिषद श्री राम शिंदे जी, माननीय अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा श्री राहुल नार्वेकर जी, माननीय उपसभापति महाराष्ट्र विधान परिषद डॉक्टर नीलम गोरे जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष महाराष्ट्र विधान परिषद श्री अंबादास दानवे जी, माननीय सभापति प्राक्कलन समिति महाराष्ट्र विधानसभा श्री अर्जुन खोतकर जी, सांसद तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडलों की प्राक्कलन समितियों के माननीय सभापति और सदस्य, विशिष्ट अतिथि, देवियों और सज्जनों, आज प्राक्कलन समिति की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में इस गणमान्य सभा को संबोधित करते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। संसद की प्राक्कलन समिति का गठन 10 अप्रैल 1950 को किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी व्यय के मामलों में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह बनी रहे। उस समय वित्तीय निगरानी के लिए इतना मजबूत तंत्र स्थापित करना हमारे नवीन लोकतंत्र के लिए एक साहसिक कदम था। हालांकि पिछले 7.5 दशकों में इस समिति का महत्व और प्रभाव बढ़ा है और यह दक्षता, मितव्ययता और प्रशासनिक सुधारों का प्रतीक बन गई है। लोकसभा से प्रतिवर्ष चुने जाने वाले 30 सदस्यों वाली यह समिति विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वित्तीय अनुमानों की समीक्षा करती है। इसके कार्य बहुआयामी हैं, जिनमें संगठन में मितव्ययता और सुधार का सुझाव देने तथा दक्षता के साथ साथ बेहतर प्रशासन के वैकल्पिक नीतियों का प्रस्ताव करना शामिल है। समिति का लक्ष्य सरल परंतु महत्वपूर्ण है, अर्थात यह सुनिश्चित करना कि सरकारी धन का प्रत्येक रुपया संसद द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुरूप बुद्धिमत्ता से खर्च किया जाए। यह गर्व की बात है कि प्राक्कलन समिति ने 17वीं लोकसभा के अंत तक 1033 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिनमें मूल और कार्रवाई दोनों शामिल हैं, जिनमें शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर रक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे सरकारी कार्यक्रमों के लगभग हर पहलू को शामिल किया गया है। कार्यपालिका को निरंतर उत्तरदायी बनाकर समिति ने सरकारी वित्त के प्रबंधन में उत्तरदायित्व और विवेक की भावना उत्पन्न की है। प्राक्कलनों और व्यय की इसकी कठोर जांच से सरकारी कार्यों में कई सुधार और अनुकूलन हुए हैं, जिससे अंततः भारत के नागरिकों को लाभ हुआ है। प्राक्कलन समिति का सबसे सराहनीय पहलू इसकी सर्वसम्मति की परंपरा है। इसके प्रतिवेदन सर्वसम्मत दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो इसके प्रभाव को बढ़ाते हैं। यह सर्वसम्मति सुनिश्चित करती है कि समिति के सुझावों का न केवल सम्मान किया जाता है, बल्कि सार्थक बदलाव लाने के लिए प्रायः उन्हें लागू भी किया जाता है। मैं ऐसे ही एक प्रतिवेदन पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जो 17वीं लोकसभा के दौरान प्रस्तुत समिति का 26वां प्रतिवेदन है।
जो इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी नीति का मूल्यांकन विषय पर आधारित है। इस प्रतिवेदन में समिति ने ईवी 4 पहिया वाहनों की बिक्री में सुधार के लिए कर छूट, पंजीकरण शुल्क माफ करने आदि जैसे प्रोत्साहन देने की सिफारिश की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दरों को कम किया और क्षतिपूर्वक उपकर को शून्य रखा। सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने की सलाह दी, जिससे ईवी की शुरुआती लागत कम हो सकी है। सरकारी अधिकारियों के साथ कार्य करने के लिए हमारा रचनात्मक दृष्टिकोण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए खुली और सहभागी वार्ता करते हैं। साझेदारी की यह भावना हमारी सफलता की आधारशिला रही है। आपसी सम्मान को बढ़ावा देकर हमने एक ऐसे संस्कृति का निर्माण किया है जहां सिफारिशें ठोस सुधारों में परिणत होती हैं। इन उपलब्धियों के बावजूद समिति ने पिछले कुछ वर्षों में अपने कार्य करने के तरीकों को और बेहतर बनाया है। हमने प्रक्रिया और परंपराओं के विस्तृत नियमन स्थापित किए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसके संचालन सुव्यवस्थित रहे। 1968 में व्यापक आंतरिक कार्य प्रणाली नियमों को अनुमोदित किया गया था, जो तब से समिति के कार्यकरण को निर्देशित कर रहे हैं। यह समिति को प्रासंगिक बने रहने और शासन की उभरती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बने रहने की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। यह सम्मेलन एक ऐतिहासिक आयोजन है जिसमें पहली बार संसद, राज्य विधानमंडलों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्राक्कलन समितियां एक साथ एकत्रित हुई हैं। यह अनुभव साझा करने, सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का आदान प्रदान करने और पूरे भारत में वित्तीय निगरानी को मजबूत करने के लिए अभिनव तरीकों की खोज करने का अवसर है। जीवंत चर्चा के माध्यम से हम उभरते मुद्दों का समाधान करेंगे और अपनी सामूहिक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए रणनीति विकसित करेंगे। राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर सहयोग को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र को आधार देने वाले निगरानी तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आज माननीय अध्यक्ष जी ने एक स्मारिका जारी किया है जो कि हमारे 75 वर्षों की यात्रा का सार प्रस्तुत करता है। इस प्रकाशन में भारत के माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और पूर्व लोकसभा अध्यक्षों के साथ साथ अत्यंत सम्मानित नेताओं और संवैधानिक विशेषज्ञों के संदेश और लेख शामिल हैं। साथ ही पूर्व समिति के सदस्यों के विचार भी इसमें शामिल किए गए हैं। यह ज्ञान का भंडार है जो हमारी उपलब्धियों पर एक नजर डालने के साथ साथ भविष्य के लिए एक रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। मैं सभी को इस स्मारिका को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगा क्योंकि यह हमारी विरासत और आकांक्षाओं को खूबसूरती से समेटे हुए है। मैं इस सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी के लिए उपस्थित सभी प्रतिभागियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जनसेवा के प्रति आपका समर्पण और संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए आपकी प्रतिबद्धता वास्तव में प्रेरणादायक है। आपकी उपस्थिति ने यह सुनिश्चित किया है कि यह समारोह न केवल हमारी पिछली उपलब्धियों की प्रशंसा है बल्कि भविष्य के प्रयासों के लिए एक प्रेरणा भी है। इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, मैं इस सम्मेलन के आयोजन के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से प्राप्त मार्गदर्शन के लिए उन्हें हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस सम्मेलन को मुंबई में आयोजित करने के लिए अपनी कृपा पूर्व सहमति प्रदान की और समय समय पर अपना मार्गदर्शन देकर हमें अनुग्रहित किया। मैं माननीय अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा श्री राहुल नार्वेकर जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को मुंबई में आयोजित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की और पूर्ण सहयोग दिया। इस सम्मेलन में भाग लेते हुए आइए हम सब अपने इतिहास से प्रेरणा लें और जवाबदेही, दक्षता और ईमानदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं। हम साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्राक्कलन समिति आने वाले वर्षों में सुशासन का प्रतीक बनी रहे। मुझे विश्वास है कि यह सम्मेलन एक सार्थक और प्रभावशाली संवाद से नए आयाम स्थापित करेगा और इसके परिणाम व्यापक और दूरगामी होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आपका हृदय से आभार आदरणीय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी हमारी विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल नार्वेकर जी से कि वह पधारें और आप अपने और हमारी विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री अन्ना बंसोड़े जी के भावों को व्यक्त करें। स्वागत है महोदय। नमस्कार। आज के इस संसद तथा
राज्य संघ राज्य क्षेत्र के प्रकलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए यहाँ पे देश के कोने कोने से आए हुए सभी महानुभाव, आज के इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से उपस्थित माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी, माननीय राज्यसभा उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय सभापति प्राध्यापक राम शिंदे जी, माननीय उपसभापति डॉक्टर नीलम गोरे जी, माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष श्री अन्ना बंसोड़े जी, महाराष्ट्र विधिमंडल की प्रकलन समिति के अध्यक्ष श्री अर्जुन खोतकर जी तथा संसद एवं देश के सभी विधिमंडलों से यहां पधारे प्रकलन समिति प्रमुखों का मैं मुंबई में स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अधिक खुशी हो रही है क्योंकि जिस जगह पर, इस क्षेत्र में यह सम्मेलन हो रहा है, उस क्षेत्र का विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व मैं करता हूं, इसलिए कोलाबा विधानसभा में भी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। At the outset, I express my sincere gratitude to Shri Om Birla ji. बिरला जी ने महाराष्ट्र को फिर एक बार इस सम्मेलन की आयोजित करने का मौका दिया। इसके लिए महाराष्ट्र विधानसभा की ओर से और महाराष्ट्र की ओर से मैं उनका मन से आभार मानता हूं। पिछले साल 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन करने का भी मौका उन्होंने हमें दिया था और उन्होंने हमसे और एक वादा किया है कि नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस जो होगा वह भी प्रथम कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र में होगा, ऐसा भी उन्होंने हमें आश्वासित किया है। इसीलिए उनको मैं अभी से धन्यवाद कहना चाहूंगा। वैसे तो प्राक्कलन समिति का महत्व और प्राक्कलन समिति का कार्य, इसके बारे में अधिक बोलने की कोई जरूरत नहीं। लोकशाही में इस समिति को क्या महत्व है ये आप सभी लोग जानते हो। लोकशाही में संसद तथा लेजिस्लेटिव बॉडीज को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है और इस टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी में लोक प्रतिनिधि के रूप में आप और हम अपने अपने क्षेत्र के लोगों का जो मांगे हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस है, उसे व्यक्त करने का यह प्लेटफॉर्म है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लोगों को न्याय दिलवाने के लिए और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की जिम्मेदारी लोक प्रतिनिधि होने के कारण आप पे और हम पर है। लोगों का विश्वास यदि हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में और बढ़ाना है तो आपका और हमारा कार्य, आपका और हमारे विचार, आपका और हमारा आकलन, आपका और हमारा स्वभाव, आपका और हमारा काम करने की पद्धति, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। और इसीलिए मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि यहां पे उपस्थित सभी लोक प्रतिनिधि इसको गांभीर्यपूर्वक लेकर आने वाले समय में इस संसदीय लोकशाही को अधिक बलकट करने के लिए, अधिक मजबूत करने के लिए पूरा योगदान करेंगे। I'm sure all of you esteemed guests who have come from every corner of the country are well acquainted with Maharashtra's glorious traditions, its great personalities and its heritage. Just 1 year ago, we celebrated the 350th anniversary of Chhatrapati Shivaji Maharaj's coronation. And this year is being celebrated as the 300th birth anniversary of Punyashlok Maharani Ahilya Devi Holkar. Both these great personalities are known for their style of governance. Self-rule, Swarajya, was their special identity. The essence of self was naturally manifested in every aspect of their governance style. Shivaji Maharaj's decrees are still guide us today. Based on these, Maharani Ahilya Devi carried out construction work across the country, which are now known as cultural heritage throughout the nation. The benevolent governance tradition, which began with Chhatrapati Shivaji Maharaj, was given a new dimension of social harmony by Chhatrapati Shahu Maharaj. Dr. Baba Saheb Ambedkar
provided a constitutional framework to these very governance traditions, which we are carrying forward today through Parliament and the legislature. Maharishi Valmiki, through the words of King Ramchandra, stated, Samaj satyamano rupat samajatama tato nirapaha samaje yattu karatutvam tadhatarya bhupati. This means the king is the soul of state because society transforms its soul into the king, and the king creates power which ultimately resides in society itself. Indeed, this is democracy, which is sustained in today's time through mechanisms like Estimate Committee. We will collectively deliberate over the next 2 days on how to strengthen this. Through the Estimate Committee, the framers of the Constitution envisaged financial control over the executive. In fact, it is the sacred duty of the executive to formulate the state and national budgets, keeping in mind the recommendations of the Estimate Committee. The report of the Estimate Committee contains a pure analysis of the executive's budgetary functions, and the executive is expected to seriously study the committee's report and formulate a balanced, effective, and well-oriented budget. It should exploit economic resources of the financial constraints do not hinder the state and national governments in implementing public welfare schemes. Approximately 2000 years ago, Acharya Kautilya wrote, Koshupurvaha sarvan bhaha tasmat purvankashvekshate, meaning all activities depend on wealth. For this reason, matters related to the treasury should be given the most attention. Therefore, deliberating on Economic Estimates Committee becomes highly pertinent. In the context of Maharashtra, the pertinence becomes even more significant because our Chief Minister, Shri Devendra Fadnavis ji, has set a target for the state to become a $1 trillion economy. This goal paves the way for realizing Prime Minister Narendra Modi's dream of the entire country becoming a $5 trillion economy as soon as possible. The path passes through the precinct of Estimates Committee. As we are all aware that India today, under the able leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, is the 5th largest economy in the world. And by 2027, we aspire to become the 3rd largest economy in the world. And this dream of the nation can certainly be fulfilled with the active role, participation, and deeds of the members of the estimate committees of the Parliament as well as the states in this country. I'm sure that you all shall leave no stone unturned to fulfill the aspire, desires, and expectations of the people of this country at large. I'm sure that in the next 2 days, through active deliberation, we shall use this platform for the betterment of the governance in this country and for the betterment of the people of this country. With these words, I would like to conclude my address, wishing you best wishes for the next 2 days for a fruitful deliberation. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. बहुत धन्यवाद आदरणीय। कार्यक्रम की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानमंडल द्विसभागृत पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है और इसी के साथ हमारे बीच में विधान परिषद के सभापति आदरणीय प्रोफेसर श्री राम शिंदे जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अनुरोध है कि अपना वक्तव्य दें। आज इस संसद और राज्य क्षेत्र के विधायी निकायों का प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र में हो रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष ओम बिरला जी, राज्यसभा के आदरणीय उपसभापति हरिवंश जी, महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री
देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, विधानसभा के अध्यक्ष राहुल जी नार्वेकर, विधान परिषद के उपसभापति डॉक्टर नीलम गौरे जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष अन्ना बंसोड़े जी और प्राक्कलन समिति देश के अध्यक्ष जायसवाल जी, महाराष्ट्र विधानमंडल की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष अर्जुन खोतकर जी तथा संसद और देश के सभी विधानमंडलों के प्राक्कलन समिति के प्रमुख और सदस्यगण, मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं और अभिवादन करता हूं। हम सभी इस बात से अवगत करते हैं कि हमारा देश संविधान स्वीकार अमृतकाल मना रहा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस विकास पर्व की अनुभूति कर रहे हैं। देश के विकास के लिए वह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसद की प्राक्कलन समिति का अमृत महोत्सव मनाने हम सभी का यहाँ एकत्र हुए, यानी एक तरह से देश भर की प्राक्कलन समिति का अमृत काल अब शुरू होने जा रहा है। चूंकि विधानमंडल की समितियों का नाता सुशासन से होता है, अंत यह कहा जा सकता है कि हम सभी यहाँ सुशासन पर चिंतन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरती पर खड़े हैं। उन्होंने सबसे पहले लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना सामने रखी। उनके लिखे आज्ञापत्र आज भी इसका प्रमाण देते हैं। प्राक्कलन समिति लोकसभा के एक प्रमुख वित्तीय समिति है। प्राक्कलन समिति जैसी समितियों का कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का एक बड़ा प्रभावी उपकरण है, किंतु इसमें यह ध्यान रखना होगा कि विधायिका का नियंत्रण का ही अर्थ है, जैसे कि प्रभाव डालना, प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं, सलाह देना, आदेश देना नहीं, आलोचना करना, अविरोध पैदा करना नहीं, समीक्षा करना, पहल नहीं, जवाबदेही रखना, पूर्वानुमति नहीं। समिति प्रणाली के कार्य के इसी मूल आधार को यदि हम चर्चा करके और सुदृढ़ बना सके तो यह संगोष्ठी अपनी सार्थकता और प्राप्त कर सकेगी। समितियों को रिपोर्ट्स पर सदन में चर्चा होना आजकल मानो बंद सा हो गया है। इसे पुनर्जीवित करने के मार्ग ढूंढना भी इस संगोष्ठी की जिम्मेदारी है, ऐसा मैं मानता हूं। जब जब सुशासन को बात की जाती है तब महारानी अहिल्या देवी होलकर का नाम भी आना अनिवार्य होता है। संयोग से यह वर्ष उनका जन्म 3 शताब्दी वर्ष है। दुनिया के कई जाने माने इतिहासकारों ने उनके कार्य की प्रशंसा की है। लॉर्ड थॉमस लॉरेंस ने उन्हें फिलोसोफर क्वीन ऑफ इंडिया कहकर उनका गौरव किया था। सेना में महिलाओं की टुकड़ी बनाने के लेकर किसानों के लिए कर माफी, सिंचन सुविधा के लिए कुएं और तालाब बनवाना, भूमापन तथा उसका अभिलेखागार तैयार करना, ऐसे कई निर्णयों का उनकी शासन प्रणाली के बारीकियों का परिचय कराते हैं। किंतु मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि सुशासन की संकल्पना के अंतर्निहित तत्व को दर्शाती है। उनका एक प्रयोग भिलकौड़ी के प्रयोग से नाम से जाना जाता है। हुआ यूं कि बाद से राहगीर और यात्री रास्ते में लूट लिए जाने लगे। ध्यान में आया कि वो भीलों के द्वारा लूटे जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से यह समस्या हल नहीं हो रही थी। तब उसका गहराई से अध्ययन किया गया। ध्यान से आया कि भीलों के लिए रोजगार का कोई और साधन ही उपलब्ध नहीं था। तब भीलों को ही यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया गया। यह सुरक्षा देने के लिए बाकायदा शुल्क भी निश्चित किया गया। वह था एक कौड़ी। इस छोटे से शुल्क में यात्रियों को सुरक्षा प्रदान की और भीलों की रोजगार। इतिहास में ऐसे भिलकौड़ी के नाम से जाना जाता है। यह संवेदनशीलता के साथ
सुशासन का एक मिसाल कहा जा सकता है। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं तो उन्हीं अहिल्यादेवी होलकर के परिवार का हिस्सा हूं, किंतु मेरा यह अनुरोध है कि सुशासन उनकी विरासत है को हम सभी को संजो रखना है। यह संगोष्ठी उस दिशा में एक सही कदम साबित होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। यह भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमि है। वे हमेशा कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र तानाशाही पर जड़ा एक तमाचा, यह जिम्मेदारी की सहकारिता का प्रयोगशाला है। संसदीय लोकतंत्र न्याय, सुशासन, समानता, स्वतंत्रता, कर्तव्य परायणता और नैतिकता का एक परिचय देती है। इसी वर्ष जनवरी माह में पटना में आयोजित 50वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद को याद करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। उस परिषद में मैं भी उपस्थित था। लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी की अध्यक्षता में आयोजित उस परिषद में हमने भारतीय संविधान के 75 वर्ष संवैधानिक मूल्य को मजबूती के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों का योगदान विषय पर विचार विमर्श किया था। आज हम सभी को एक बार फिर लोकसभा अध्यक्ष जी ओम बिरला जी साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने जा रहा है। उनके संसदीय लोकतंत्र, परंपराएं, समिति पद्धति का महत्व जैसे विषयों पर विचार प्रेरणादायक और सुनने रहने का लायक होते हैं। आज हम सभी को यह अवसर एक बार फिर प्राप्त हो रहा है, इसलिए मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ महाराष्ट्र विधानमंडल के आप सभी का फिर एक बार स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत आभार आदरणीय महोदय। कार्यक्रम की तारतम्य को आगे बढ़ाते हैं और मैं मंच से पूरे सम्मान के साथ महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी से अनुरोध करूंगी कि वो पधारें और अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। हमारी करतल ध्वनियों से हम उनका स्वागत करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की। आज आदरणीय यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी, इनका मैं मुंबई और महाराष्ट्र में तहे दिल से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। उपसभापति हरिवंश जी यहाँ पर है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और उनका भी अभिनंदन करता हूं। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं, सभापति महाराष्ट्र विधान परिषद राम शिंदे जी है, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान राहुल नार्वेकर जी है, उपसभापति महाराष्ट्र विधान परिषद डॉक्टर नीलम ताई गोरे जी है, उपाध्यक्ष अन्ना बंसोड़े जी, चेयरमैन अंदाज समिति प्राक्कलन समिति लोकसभा के डॉक्टर संजय जायसवाल जी है, समिति प्रमुख महाराष्ट्र के अर्जुन खोतकर जी है, सभी उपस्थित महानुभाव और सभी विभिन्न राज्यों से, पूरे देश भर से आए हुए प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष और सदस्य, उनका मैं सभी महानुभावों का तहे दिल से इस मुंबई की धरती पे महाराष्ट्र में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर आदरणीय ओम बिरला जी ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में संसदीय कार्यवाही को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनका विनम्र स्वभाव और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण हर किसी के लिए प्रेरणादायी है।
यह मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। हरिवंश जी की विद्वत्ता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, यह भी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के इस विधान भवन की वास्तु में बिरला जी और हरिवंश जी जैसे महानुभावों का आना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और ऐतिहासिक बात भी है। इसके अलावा एस्टिमेट कमेटी जो प्राक्कलन समिति के अलग अलग राज्यों के अनुभव संपन्न समिति प्रमुख और सदस्य भी, जैसे मैंने पहले कहा है, या उपस्थित है, वे अपने महत्वपूर्ण विचार या साझा करेंगे। और मुझे भी इस आपकी गौरवशाली अगस्त गैदरिंग में अपने विचार रखने का अवसर मिला, इसलिए मैं अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आज से 74 साल पहले एस्टिमेट कमेटी की पहली मीटिंग मुंबई में हुई थी और समिति का अमृत महोत्सव भी मुंबई में हो रहा है। ये भी बहुत भाग्य की बात है और बहुत गौरव की बात है। ये हमारे महाराष्ट्र में अंदाज समिति कहते हैं, हिंदी में प्राक्कलन समिति कहते हैं। अभी प्राक्कलन समिति में जो सदस्य और अध्यक्ष है वो अगर सही आकलन करे तो बड़े बड़े निर्णय भी ले सकते हैं और लिया भी है। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण प्राक्कलन समिति है। कई निर्णय अभी अर्जुन खोदकर जी भी बताया कुछ मिसाल देकर, तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्राक्कलन समिति है और आपकी समिति का अमृत काल है, ऐसा मैं कहूँगा। आज़ादी के अमृत काल देश की प्रगति दुगनी रफ्तार से हो रही है और यहाँ पर प्राक्कलन समिति का अमृत काल भी अमृतमय होगा, यह मुझे विश्वास है। इस अवसर पर मैं फिर एक बार आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। पिछले महीने यहाँ विधानमंडल समितियों का उद्घाटन हुआ था। मैंने तब कहा था कि यह केवल समितियां नहीं बल्कि एक तरह से मिनी लेजिस्लेचर यानी छोटा विधानमंडल है और निश्चित रूप से जो समितियां है उसे भी कई अधिकार है और इससे हम बड़े बड़े निर्णय भी ले सकते हैं। ये समितियां लोकतंत्र की आत्मा का प्रतिबिंब है। एक वाक्य में मैं कहूँ, यदि विधानमंडल अगर शरीर है तो ये समितियां उसका ब्रेन है। तो निश्चित रूप से हम मिलकर आगे बढ़े तो बहुत बड़े काम राज्य के लिए, देश के लिए हम कर सकते हैं। संसदीय समितियां संसदीय प्रणाली को प्रभावशाली और दक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आई है। लोकतांत्रिक शासन में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी अत्यंत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ भी है। इस दिशा में एस्टिमेट कमेटी एक बहुत ही सशक्त और प्रभावी संसदीय माध्यम है और इसे मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, आप खुद ही जानते हैं। एस्टिमेट कमेटी का मुख्य उद्देश्य है सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट एस्टिमेट्स की गहन समीक्षा करना, उसे रिव्यू करना। यह कमेटी शासन की प्रभावशीलता, अर्थव्यवस्था और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। यह कमेटी पूरी तरह से इम्पार्शल दृष्टिकोण से काम करती है। हमारे बजट में बहुत सारी बातें रहती है, अनाउंसमेंट रहती है, प्रोविजंस रहते हैं। इन प्रोविजंस का प्रॉपर टाइम बाउंड और इफेक्टिव उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह देखना बहुत जरूरी होता है और यह कमेटी यह महत्वपूर्ण काम भी करती है। यह समिति अभी देखती है कि कई खर्चा अनावश्यक तो नहीं हो रहा है, क्या योजनाएं ग्राउंड रियलिटी से मेल खाती है या नहीं खाती है, यह भी देखने का काम एक कमेटी करती है। कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम कैसे प्राप्त हो, यह भी कमेटी देखती है। इस तरह की सेल्फ चेक व्यवस्था पहले से ही स्थापित करने के लिए हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति हमें 100 बार आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसका प्रावधान किया है। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
कि पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल में शासकीय कार्यों में पारदर्शिता का एक आदर्श स्थापित हुआ है। बाकी आप जानते हैं कि जैसे हमारे देश आर्थिक महासत्ता की ओर जा रहा है। मैंने पहले भी कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से चौथे नंबर पे आ रही है, अब तीसरे भी नंबर पे आएगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। इससे अनुमान समिति का कार्य कुछ हद तक आसान हुआ है, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है। फिर भी इस कमेटी का महत्व और आवश्यकता कभी भी कम नहीं होगा। एक सर्वसामान्य नागरिक को ध्यान में रखते हुए हम सब बहुत सालों से राजनीति में करते हैं, राजनीति में भी काम करते हैं और सामाजिक भी काम करते हैं। जब हम काम करते हैं तब अपेक्षाएं बढ़ती है, दूसरी तरफ रिसोर्सेस लिमिटेड रहते हैं। ऐसे वक्त में हमारा बहुत महत्वपूर्ण इस समिति का रोल होता है। सावध और दक्ष रहकर डिसिप्लिन मेंटेन करनी पड़ती है। दूसरी ओर लोगों ने चुनकर स्थापित किए हुए सरकार को लोगों की अपेक्षा सरकार की तरफ से ज्यादा होती है, उस पर खरा उतरना वो ये भी आवश्यक होता है। जब मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना तब विकास के साथ अनेक कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित किया। हमारे साथ हमारे आज के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, अजीत दादा, सभी ने मिलकर मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना हमने शुरू की और इस बहना के खाते में प्रति माह 1,500 रुपए भेजने की यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना हमारी सरकार ने बनाई। विरोधियों ने बड़ी आलोचना की, कई नैरेटिव चलाए, लेकिन आज तक ये योजना अध्यक्ष महोदय जी ठीक ढंग से शुरू है, आगे भी शुरू रहेगी क्योंकि इसका प्रावधान हमने बराबर से किया है। ये लोगों की सरकार है और लोगों के ही काम आएगी। लाड़की बहन योजना शुरू करने से पहले हमने आरबीआई की सभी गाइडलाइंस, बजट एलोकेशन, एफआरबीएम आदि नॉर्म्स को पूरा ध्यान रखकर सोच समझकर ही यह कदम उठाया था। लोगों के लार्जर इंटरेस्ट के लिए ऐसी योजनाएं बहुत जरूरी होती है। आखिरकार लोकतंत्र की सरकार लोगों के लिए होती है और गरीब कल्याण यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा है। और इसीलिए कई लोग गरीबी हटाओ कहते रहे, लेकिन गरीबी हटी नहीं, गरीब हट गया। लेकिन आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में 25 से 30 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठ गए और आज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज, किसानों की मदद, स्टार्टअप के लिए राशि उपलब्ध कराना, ऐसे कितनी सारी योजनाएं में जिनका लाभ देश के गरीब और मध्यम वर्गीय जनता को मिल रहा है। एक जमाना था जब इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि सरकारी निधि के 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे गरीबों तक पहुंचता है। आप सभी को पता है, पर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। और आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभिमान से कहते हैं कि लोगों का पैसा है, पूरा का पूरा 1 रुपया लोगों तक पहुंचना चाहिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, प्रॉपर एस्टिमेट के बिना यह संभव नहीं हो सकता है। सारांश में एस्टिमेट 2 तरह का होता है, एक जो अर्थव्यवस्था का विचार करता है और दूसरा जो है जनता की अपेक्षाओं का विचार करता है। अभी अध्यक्ष जी, हमारी पंढरपुर की आषाढ़ी वारी का वातावरण, माहौल है, सब वारकरी पंढरपुर जा रहे हैं। मुझे हमारे ये संतों की भूमि है, हमारे संत तुकाराम महाराज का स्मरण हो रहा है। उन्होंने कहा था, मराठी में कहता हूं, जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी। अर्थात अच्छे मार्ग से कमाया हुआ धन उत्तम अनुशासन के साथ और अविचल वृत्ति से लोगों में ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का पैसा है, लोगों के हित में ही लगना चाहिए, ऐसा उसका तभी उन्होंने कहा था। यही तो अपने एस्टिमेट कमेटी का मूल मंत्र है। महाराष्ट्र सरकार, खासकर महायुति शासन के अंतर्गत, हमने ये ठान लिया है कि प्रत्येक रुपये का उपयोग जनता के हित में हो। और मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के साथ
हम टीम बनकर इस राज्य को आगे बढ़ा रहे और कई योजनाएं भी लाएंगे। जो जो हमने योजनाएं जाहिर की है सब योजना हम शुरू रखेंगे, क्योंकि हमने उसका इंतजाम और उसका नियोजन किया है। एस्टिमेट कमेटी पॉलिसीज में प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। सामान्य मानवी को केंद्र बिंदु मानकर, यानी कॉमन मैन को सामने रखकर वे अपनी सिफारिशें और सुझाव रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं फिर एक बार देश भर से आए हुए सभी का इस महाराष्ट्र की धरती पर मुंबई में फिर एक बार स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। प्राक्कलन समिति पद्धति के विशेषज्ञ और सुंदर उद्बोधक माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहती हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री देवेंद्र फडणवीस जी से अनुरोध है कि वो पधारें और हम सबको उद्बोधित करें। इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित भारत की लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी, हमारे डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, हमारे विधान परिषद के सभापति राम शिंदे जी, विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी, हमारे जनप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, डिप्टी चेयरमैन नीलम गोरे जी, डिप्टी स्पीकर अन्ना बनसोड़े जी, लोकसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, विधानसभा महाराष्ट्र की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष श्री अर्जुन खोतकर जी, श्री उत्पल कुमार सिंह जी, श्री पीसी मोदी जी, श्री जितेंद्र हमारे भोळे जी, यहाँ पर उपस्थित देश की संसद से पधारे हुए हमारे सभी गणमान्य सांसद, भिन्न भिन्न विधानसभाओं से यहाँ पर आए हुए प्राक्कलन समिति के सभी अध्यक्षगण, प्राक्कलन समिति के मेंबरान, महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद के सभी गणमान्य सदस्य और उपस्थित बहनों और भाइयों, सबसे पहले आदरणीय अध्यक्ष जी का और आप सभी का छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर महाराष्ट्र में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि जिन्होंने हमारे देश को दुनिया का सर्वोत्तम संविधान दिया, ऐसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी की ये कर्म भूमि है। और आज उसी संविधान के कारण हम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देश में लोकतंत्र के वाहक के रूप में काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि एस्टिमेट कमेटी की ये संगोष्ठी महाराष्ट्र में हो रही है और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर तो यहाँ आपके बीच उपस्थित हूं ही, लेकिन जिसने 6 साल तक एस्टिमेट कमेटी पर काम किया है, ऐसे एक मेंबर के रूप में भी मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। हमारे संविधान की रचना इतनी सुंदर प्रकार से की गई है कि जिसमें हम सभी लोग जानते हैं कि एक प्रकार से सरकार के ऊपर अंकुश रखने का काम हमारी पार्लियामेंट या हमारी विधानसभाएं करती है। और कई बार हम लोग जब ये कहते हैं कि हमारी सरकार ये पार्लियामेंट को उत्तरदायी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि केवल जो 3 सेशंस होते हैं उन सेशंस में ये उत्तरदायित्व सरकार को सिद्ध करना पड़ता है, बल्कि सेशन से भी ज्यादा, अधिवेशन से भी ज्यादा हमारी जो समितियां हैं वो समितियां सरकार के ऊपर एक अंकुश का काम करती है। और ये समितियां पूरे 12 महीने काम करती है, सेशन का समय छोड़कर बाकी सब समय वो काम करती है। तो एक
ऐसी निरंतर प्रक्रिया हमारे संविधान ने तैयार की है कि जिसमें हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद या हमारी विधानसभाएं हमारे सरकार के ऊपर अंकुश रख पाए और सरकार को अपना उत्तरदायित्व, अपनी जवाबदेही संसद के सामने लगातार देनी पड़े। मुझे इस बात की खुशी है कि जब से यह सिस्टम हमने खड़ा किया है, लगातार यह सिस्टम मैच्योर होता चला गया और आज चाहे वो देश की संसद हो, चाहे विधानसभाएं हो, बहुत सुंदर पद्धति से यह सिस्टम काम करता है। और फिर इसी के तहत जो हमारी प्राक्कलन समिति है, ये मैं ऐसा मानता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, क्योंकि हमारी कई समितियां ये पोस्टमार्टम समितियां हैं, जिसमें घटना घटने के बाद, मृत्यु होने के बाद, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, लेकिन जब सारा समाप्त हो जाता है उसके बाद हम करते हैं और उस पर रिकमेंड करते हैं। लेकिन बड़े डायनामिक तरीके से काम करने वाली अगर कोई कमेटी है तो वो प्राक्कलन कमेटी है, क्योंकि ये कमेटी लगातार हमारे बजट में जो बजट एस्टिमेट्स है उसको किस प्रकार से उसकी मांग की गई, क्या वो मांग सही थी, क्या उसका खर्चा ठीक से हो रहा है, ये सारी चीजें ये एस्टिमेट कमेटी देखती है। और एक प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर अंकुश रखने का काम एस्टिमेट कमेटी के माध्यम से होता है। वैसे तो प्राक्कलन ये एक संस्कृत शब्द है जिसमें प्राक का अर्थ होता है पहले, और जो कलन है उसका अर्थ होता है गणना। तो जिस चीज की पहले गणना की जाती है, जिसका एक एस्टिमेट तैयार किया जाता है, जिसका एक अनुमान लगाया जाता है, उसको प्राक्कलन कहते हैं। तो इस प्रकार से बजट जब हमारे सामने आता है तो ये तो अनुमान ही होता है, लेकिन इस अनुमान के पीछे भी एक बहुत साइंटिफिक प्रक्रिया है कि जिस प्रक्रिया में हर विभाग को कितना पैसा दिया जा सकता है इसका एक अंदाजा दिया जाता है, और उसके आधार पर उन्होंने हमारी डिमांड्स देनी है, उन्होंने मांग करनी है, संसद को मांग करनी है कि हमको आपने 20,000 करोड़ रुपया दिया तो वो पैसा हम इस पर खर्चा करेंगे। और हम जब संसद में उस मांग को वोट के माध्यम से मंजूर करते हैं तब वो जो डिमांड होती है वो मंजूर होती है और फिर खर्चे के रूप में उस विभाग को मिलती है। ये जो सारी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो बजट का एस्टिमेट तैयार होता है वो एस्टिमेट क्या सही ढंग से तैयार किया गया है, जो मांग की गई थी क्या उसकी आवश्यकता है, और आवश्यकता है ऐसा समझकर मांग की गई तो क्या उसको सही ढंग से खर्चा किया गया, ये सारी चीजें एस्टिमेट कमेटी देखती है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी विभाग को अगर सही पटरी पर चलने के लिए बाध्य करना है तो जब वो विभाग एस्टिमेट कमेटी के सामने आता है तो उस विभाग को अपना उत्तरदायित्व वहां पर सिद्ध करना पड़ता है कि बजट डिमांड जो की गई थी वो सही थी, जो खर्चा किया वो सही किया। इससे एक अकाउंटेबिलिटी तैयार होती है, इसके कारण एक एफिशिएंसी तैयार होती है, इसके कारण हमारा जो पैसा हम खर्चा कर रहे हैं क्या सरकार ने जो धोरण तैयार किए, जो पॉलिसीज तैयार की है उसके अनुरूप विभाग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात को भी हम लोग इससे चिन्हित कर सकते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे लोकतंत्र में ये जो कमिटी सिस्टम है, ये सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है। और मैं ऐसा मानता हूं कि कई बार लोग इस पर कुछ टीका भी करते हैं, लोग कहते हैं कि क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि ठीक है समिति सिस्टम आपने बहुत अच्छी तैयार की, लेकिन इनको तो रिकमेंडेशन करने का अधिकार है। इनका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जब सबमिट होता है हमारे पार्लियामेंट के सामने या विधानसभा के सामने तो वो रिपोर्ट एक्सेप्ट ही हो, सारे रिकमेंडेशन एक्सेप्ट ही हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो फिर इसमें क्या अर्थ है। लेकिन
महाराष्ट्र की विधानसभा का मैं कह सकता हूं, और मैं कमोबेश सभी विधानसभाओं में या पार्लियामेंट में भी यही स्थिति होगी कि इस प्रकार के जो रिपोर्ट्स आते हैं, इन रिपोर्ट्स में जो रिकमेंडेशंस होते हैं 65 से 70% रिकमेंडेशंस ये अमल में आते हैं। केवल 30% रिकमेंडेशन ऐसे होते हैं जो अमल में नहीं आते। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कमिटियां जो काम करती है वो बड़ी सार्थकता के साथ सरकार को बाध्य करती है कि इस प्रकार से अपने प्रशासन में सरकार बदलाव लाए, और वो बदलाव आता है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये कमेटियों की जो सिस्टम हमारे यहां तैयार हुई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है, क्योंकि हम सबने कमेटियों में काम किया है, तो एक प्रकार से प्रशासन को डर भी होता है, और जो गलतियां प्रशासन करता है उन गलतियों को वो दोहराए नहीं, इस दृष्टि से भी एक प्रैक्टिस इन कमेटियों की बैठक के माध्यम से तैयार होती है। इसलिए मैं मानता हूं कि प्राक्कलन समिति जैसी एक बहुत महत्वपूर्ण समिति, जिस समिति के माध्यम से जो अंतिम व्यक्ति है उसकी आशाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं पूर्ण करने का माध्यम हमारा जो बजट है, उस बजट की इफेक्टिविटी को हम लोग गाइड कर सकते हैं, इस प्रकार की शक्ति इस प्राक्कलन कमेटी में है। और इसीलिए अब ये प्राक्कलन कमेटी के अमृत काल में हम सब लोग यहां पर जब एकत्रित हैं तो और विचार करें, इसको हम और इफेक्टिव कैसे बना पाए, इसका हम लोग विचार करें। कोई भी सिस्टम जब चलती है तो उस सिस्टम में कुछ दोष भी निर्माण होते हैं समय के साथ, तो हमारे दोषों को भी हम लोग उसका भी आकलन करें और उन दोषों को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, इसका भी विचार हम लोग करें। और आने वाली संसद की और विधानसभाओं की पीढ़ियों के लिए हम कोई नए मानक कैसे तैयार कर पाए, इसके ऊपर अगर हम लोग विचार करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी संगोष्ठी है ये बहुत ही सार्थक सिद्ध होगी। मैं आदरणीय हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष जी हैं और राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर साहब हैं, इन दोनों का आभार व्यक्त करता हूं कि एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आपने महाराष्ट्र को चुना, महाराष्ट्र को आपने अवसर दिया, और हमारे चेयरमैन साहब और अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है। व्यवस्थाओं में कोई कमी रही होगी तो हम लोग उसको सुधारने की जरूर कोशिश करेंगे। फिर एक बार आप सभी का विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सुंदर संजोग है कि कोलाबा आपका सेवा क्षेत्र है। बजट अनुशासन को सुसज्जित करने वाली प्राक्कलन समिति के सदस्य आपके समक्ष उपस्थित हैं और आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा कर रहे हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी से अनुरोध है कि वो पधारें और अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। तालियों की गूंज अगर और उचित हो तो धन्यवाद। प्राक्कलन समिति के 75 वर्ष के गौरवशाली इतिहास के इस जयंती समारोह में आज हमारे बीच में महाराष्ट्र राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर राम शिंदे जी, महाराष्ट्र विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी, विधान परिषद की
उपसभापति नीलम जी, विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री अन्ना जी, इस महाराष्ट्र विधानसभा के प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष अर्जुन खोतकर जी, और जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, हमारी लोकसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी। प्राक्कलन समिति के लोकसभा के सभी माननीय सदस्यगण, राज्य विधानसभा के प्राक्कलन समिति के चेयरपर्सन, सदस्यगण, भाई और बहनों, ये क्षण न केवल हमारी प्राक्कलन समिति के विरासत का सम्मान है, बल्कि उनके योगदान, उनके प्रयास, उनके अनुभव और उनके प्रयासों से पारदर्शी और जवाबदेही वित्त शासन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चिंतन भी है। हमें खुशी है कि इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमारा लोकतंत्र गौरवशाली भी हुआ है, और उस 75 वर्ष की यात्रा में हमने जनता की अपेक्षा, आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास भी किया है। हमारे सामने बहुत चुनौतियां थी, लेकिन चुनौतियों के बाद भी भारत का संसदीय लोकतंत्र स्वर्णिम रहा है, और दुनिया के अंदर भारत का संसद, ये इतिहास की विरासत और आधुनिकता के साथ हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और जीवंत लोकतंत्र भारत है, जिसकी विविधताएं भारत को एक बनाने में काम किए। ये धरती छत्रपति शिवाजी की धरती है, शौर्य वीरता की धरती, आध्यात्मिक की धरती पर कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। इसी सभागृह के अंदर कई महत्वपूर्ण फैसले हैं, निर्णय हुए हैं, जिससे महाराष्ट्र के अंदर एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक नया इतिहास रखा गया है। मुझे खुशी है कि हमारे लोकसभा के प्रथम स्पीकर की दूरदर्शिता, जिन्होंने शासन में वित्त अनुशासन हो, शासन में वित्त अनुशासन के साथ प्रहरी के रूप में भी संसदीय समितियां काम करे, उनके लिए उन्होंने एक दूरदृष्टि विचार के साथ प्राक्कलन समिति के निर्णय का फैसला किया। 10 अप्रैल 1950 को ये प्राक्कलन समिति लोकतंत्र के इतिहास में आज गौरवशाली अपनी विरासत के साथ, नई तकनीकी के साथ, जवाबदेही के साथ काम कर रही है। साथियों, उन सब दूरदर्शी अध्यक्षों को भी मैं स्मरण करना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में ये प्राक्कलन समिति ने अपने निर्णय, फैसलों और वित्त पारदर्शिता, जवाबदेही लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वित्त निगरानी और वित्त निगरानी के साथ बजट की समीक्षा, बजट अनुमानों की समीक्षा, शासन में जवाबदेही, पारदर्शिता और धन के ठीक से उपयोग और खर्च के धन से सामाजिक आर्थिक कल्याण की
समीक्षा प्राकलन समिति करती है और इसीलिए प्राकलन समिति के प्रयासों से सरकारी धन के अपव्यय को रोका गया, शासन में कुशलता पारदर्शिता लाई, शासन में जवाबदेही लाए और कई बड़े निर्णय फैसले, जिन फैसलों के माध्यम से सरकारी कार्यकुशलता को कैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेहतर बनाया जा सकता है, इसके महत्वपूर्ण निर्णय इस प्राकलन समिति में हुए और इसीलिए विगत वर्षों में लगातार वित्त आवंटन के समय जो एस्टीमेट बनाया गया था, जैसा देवेंद्र जी ने बताया, खुद सदस्य रहे, किस तरीके से प्राकलन समिति हर वित्तीय बजट आवंटन पर उनके खर्चों पर, खर्चों के साथ धन के ठीक से नियोजन पर लगातार निगरानी तंत्र के काम करती है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र में यही हमारा ताकत है कि जब हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाया था तब बाबा साहब ने कहा था कि सच्चा लोकतंत्र जब होगा जब उसमें काम करने वाले लोग ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। इसलिए चाहे राज्य की संसदीय समिति हो, चाहे लोकसभा की संसदीय समिति हो, ये मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती है, क्योंकि संसद के अंदर नीतियों कार्यक्रमों के अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होती है। इसलिए संसदीय समितियां सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और नीति कार्यक्रम योजनाओं में जो धन खर्च किया गया है, वह धन जिसके लिए नियोजित किया था उस मद में खर्च हुआ नहीं हुआ, उसकी निगरानी करती है, प्रशासन साधन में सुधारता, पारदर्शिता लाती है, जवाबदेही लाती है। और इसलिए कई बड़े फैसले प्राकलन समिति में हुए हैं। प्रारंभिक फैसलों के अंदर सरकारी सचिवालय के पुनर्गठन, रेल हो, रोड कनेक्टिविटी हो, ऐसे महत्वपूर्ण जनता से जुड़े मुद्दों के अंदर भी प्राकलन समिति ने बहुत अच्छी सिफारिशें की और मुझे खुशी है कि लोकसभा हो और कई राज्यसभाओं में 90 से 95% प्राकलन समिति की सिफारिशों को सरकार ने माना है और कई प्राकलन समिति की सिफारिशों से जहां हमने करप्शन को कम करने का काम किया है, शासन में पारदर्शिता लाई है, जवाबदेही लाई है, अकाउंटिंग सिस्टम को बदलाव किया है, उसके कारण शासन प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यपालिका में जवाबदेही, इसको सुनिश्चित करने में संसदीय समितियों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि संसदीय समितियों के अंदर जो जनप्रतिनिधि होते हैं जनता से जुड़े रहते हैं, जनता की भावनाओं को जानते हैं, उनकी अपेक्षाओं को जानते हैं और समय समय पर जो नीति योजनाओं कार्यक्रमों के लिए जो धन आवंटन हुआ है उसको फील्ड में जाकर मूल्यांकन करते हैं, उसके अनुमानों की चेक करते हैं और उस धन का ठीक से उपयोग हुआ नहीं हुआ और उससे कितना सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आया, उसकी भी समीक्षा की जाती है, ताकि जो कार्यों की निगरानी जनता के जनप्रतिनिधि ठीक से करेंगे तो निश्चित रूप से शासन और प्रशासन में जवाबदेही लाएंगे। और आज हम इसीलिए यहां पर बैठे हैं। आज देश भर की राज्य विधानसभा के प्राकलन समिति के अध्यक्ष और सदस्य यहां हैं, हमारे संसदीय समिति के सदस्य भी आए जो अपने अपने अनुभव साझा करेंगे। जिन विधानसभाओं ने प्राकलन समिति में
बेस्ट प्रैक्टिसेज, निर्णयों और फैसलों से आर्थिक सामाजिक परिवर्तन और वित्तीय अनुशासन के साथ उसकी पारदर्शिता लाने में जो काम किया, जो मैकेनिज्म डेवलप किया, निश्चित रूप से ये सम्मेलन उसके अनुभवों को साझा करने का काम करेगा। इसलिए केंद्र और राज्य की प्राक्कलन समिति आपस में सहयोग से मिलकर सामंजस्य स्थापित कर कर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करेंगे कि सभी राज्य की प्राक्कलन समितियां भी जवाबदेही से काम करें। आज परिवर्तन का समय है, टेक्नोलॉजी का समय है। टेक्नोलॉजी ने जहां पारदर्शिता लाई है वहां जवाबदेही भी लाई है। इसलिए हमारा प्रयास होगा कि प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य भी टेक्नोलॉजी एआई का ठीक से उपयोग करें। और इसके लिए आज जब आप विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, तो आने वाले समय के अंदर हमारा प्रयास होगा कि हम प्राक्कलन समिति के सदस्यों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करें। हम जितना एआई का उपयोग कर कर, डेटा एनालिटिक कर कर वित्तीय शासन में पारदर्शिता जवाबदेही लाएंगे, उतनी शासन जवाबदेही भी होगा और जिन अपेक्षाओं आकांक्षाओं के साथ जनता ने हमको चुनकर भेजा है, उनकी अपेक्षा आकांक्षा भी हम पूरी कर पाएंगे। इसलिए आने वाले समय के अंदर आज जो फैसले होंगे, निर्णय होंगे, चर्चा होगी, उसको किस तरीके से हमारी प्राक्कलन समिति भी अनुभव के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर और जिन प्राक्कलन समिति राज्यों ने बेहतर काम किया है उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है ये लोकतंत्र की ताकत यही है कि संवाद, चर्चा, सहमति, असहमति और उसके बाद निर्णय के साथ उसको आगे बढ़ना। मुझे आशा है इस सम्मेलन के अंदर आप 2 दिन के अंदर सार्थक चर्चा करेंगे, भविष्य की चुनौतियों के समाधान करने के लिए योजना बनाएंगे और एक ऐसा मैकेनिज्म सिस्टम डेवलप करेंगे जिससे हम इन प्राक्कलन समिति के माध्यम से राज्यों और केंद्र में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और धन के अपव्यय को रोकते हुए किस तरीके से धन का ठीक नियोजन हो ताकि हम समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ला सके। मैं आशा करता हूं ये सम्मेलन नए विचारों, सार्थक संवाद के साथ, नई प्रेरणा के साथ समापन होगा ताकि हम समृद्ध और जवाबदेही शासन तंत्र को स्थापित कर सके। मैं पुनः यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष जी और राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस सम्मेलन को बम्बई की आर्थिक राजधानी में आयोजित किया। ये आर्थिक राजधानी देश के अंदर निश्चित रूप से वित्तीय अनुशासन को लाने, प्रहरी के रूप में लाने में एक महत्वपूर्ण और सार्थक योगदान देगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तकनीकीगत सुंदर मार्गदर्शन के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हीरक जयंती के लिए उत्साहपूर्वक मुंबई महाराष्ट्र में पधारे प्राक्कलन समिति लोकसभा के सभी सदस्य आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं और उसी धन्यवाद स्वरूप वो हीरक जयंती के इस अवसर पर आप सभी को स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। अपने अधिकारों और कर्तव्यों के साथ 75 वर्षों से सुदृढ़ता के साथ वह कार्यरत हैं। मैं प्राक्कलन समिति लोकसभा के चेयरपर्सन आदरणीय श्री डॉक्टर संजय जायसवाल जी से अनुरोध करती हूं कि हमारे समक्ष विराजमान सभी गणमान्यों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सबसे पहले चलेंगे हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ। हम आगे बढ़ते हैं और स्मृति चिन्ह
ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे जी के हाथों में भेंट करते हैं। ये सुंदर सा स्मृति चिन्ह हमारे लोकसभा की हमें याद दिला रहा है। आगे बढ़ते हुए ऑनरेबल चेयरमैन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोफेसर राम शिंदे जी की तरफ हम बढ़ेंगे और उन्हें यह सम्मान देंगे। आगे बढ़ते हुए माननीय नीलम गोरे मैडम को भी हम इसी से सम्मानित करते हुए ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन श्री अन्ना बंसोड़े जी, ऑनरेबल डेप्यूटी स्पीकर महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, आपको भी हम सम्मानित करते हैं। और श्री अर्जुन खोटकर जी, ऑनरेबल चेयरपर्सन कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स महाराष्ट्र लेजिस्लेचर, आपको भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। सजाया था सभा को भी संभावनाओं के स्पंदन से, स्वीकारा निमंत्रण आप सभी ने, आभार है हमारे हृदय से। मां अहिल्याबाई होलकर की 30वीं शताब्दी वर्ष को याद करते हुए यहाँ पर विराजमान प्रत्येक महिला को और महिला की ऊर्जा को प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे बीच में एकमेव महिला जो मंच पर उपस्थित है, महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति आदरणीय मैडम नीलम गोरे जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि पधारें और आभार वचन प्रस्तुत करें। हम तालियों की गूंज के साथ एक अष्टभुजाधारी महिला का बहुत स्नेह के साथ स्वागत करेंगे। तालियों की गूंज एक बार फिर से आदरणीय मैडम नीलम गोरे जी के लिए। आज की वैशिष्ट्यता में एक महिला दूसरे महिला का स्वागत कर रही है, यह बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ओम प्रकाश बिड़ला सर, उपसभापति राज्यसभा हरिवंश जी, विधान परिषद के सभापति राम शिंदे जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, विधानसभा के अध्यक्ष जी मिस्टर राहुल नार्वेकर, उपाध्यक्ष अण्णाजी बंसोड़े और अंदाज समिति लोकसभा के अध्यक्ष जिन्होंने इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, वो संजीव जायसवाल जी। आभार व्यक्त करने के साथ साथ मुझे ये ज़रूर कहना होगा कि आज का जो पूरा सम्मेलन हो रहा है वो बहुत ऐतिहासिक है। मैं आपका स्वागत तो ज़रूर करती हूँ और अंदाज समिति में मैंने भी खुद 5 साल तक 2 टर्म्स में काम किया है। और सर, इसमें आपने जो किताब प्रकाशित की है 75 वर्ष के कारण, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें जो प्रबंध मैंने देखे, रिकमेंडेशंस है, क्या खामियां रहती है, किस तरीके से विजन होना चाहिए, काम की क्या पद्धति होनी चाहिए, उसके बारे में जाने माने अनुभव सिद्ध लोकसभा सांसद सदस्य और सभी लोगों ने उसमें आर्टिकल्स बहुत अच्छे लिखे हैं। मैंने जब अंदाज समिति में काम किया, अर्जुन जी खोटकर उस वक्त भी अध्यक्ष थे, और मेरा एक छोटा सा निरीक्षण है, मैं आभार व्यक्त करने के समय में वो ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब हमने कई बार एविडेंस लिया, साक्ष्य लिया, और हमें दिखाई दिया कि जल सिंचन योजनाओं में थोड़ा सा बजट के कारण कुछ बहुत बड़े सवाल हैं, तो हर बार हम बुलाते थे तो वो दूसरी डेट लेते थे, और 3 बार 4 बार 5 बार डेट होने के बाद में जब बुलाते थे तो जो अधिकारी के कारण ज़्यादा से ज़्यादा गलत व्यवहार हुआ है उसका रिटायरमेंट होने के बाद ही वो हमारे सामने आते थे। एवरी टाइम दे यूज्ड टू कम। अब जब हम पूछते थे कि वो कहाँ है, तो अरे वो तो कल ही रिटायर हो गए। तो ये मतलब हमको लगता है हम विधायक बहुत सांसद होशियार है, लेकिन कभी कभी लगता है कि कुछ अधिकारी भी हमसे बहुत होशियार रहते हैं कि किस तरीके से वो रास्ता निकल के जाते हैं। तो अंदाज कमेटी का रिपोर्ट आ जाता है, लेकिन जो उसमें रिटायरमेंट होने के बाद में तो कुछ होता ही नहीं है सर। तो इसके लिए मुझे लगता है रिकमेंडेशन में रिटायरमेंट के पहले 6 साल या 1 साल तक जब अंदाज समिति या कोई भी कमेटी वैधानिक साक्ष्य के लिए बुलाती है तो उनको आना अनिवार्य है। इस तरीके से कुछ सिफारिश होगी तो उसका फायदा हो सकता है, ऐसा मेरा कहना है। आज के दिन में जो सब पूरे भाषण हुए उस पर मैं तो कुछ भाषण नहीं करूंगी, लेकिन बिड़ला सर अपने दूसरे टर्म में फिर एक बार लोकसभा के अध्यक्ष के हैसियत से यहाँ पे आए हैं, उसका मैं बहुत उनको स्वागत करती हूँ। और बार वो यहाँ पे आए और इस तरीके के सम्मेलन हो, और मैं उनको जब लोकसभा चलाते हुए देखती हूँ
तो सर मुझे लगता है कि जब आप सांसद के तरफ देख के हंसते हैं, स्मिता हास्य करते हैं, तो वो स्मिता हास्य का समझ तो जाते हैं मतलब क्या है और तुरंत नीचे बैठ जाते हैं। तो वैसी कोशिश हम भी कभी कभी करते हैं, लेकिन हमारे हास्य से कोई परिणाम नहीं होता है। वो हमारा सदस्य फिर हमको हास्य देता है और भाषण चालू रखता है। तो ये आपके सामर्थ्य में और हमारे काम में बहुत फर्क दिखाई देता है। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस सर, उनका भाषण मतलब मुझे हमेशा लगता है कि एक सर्जरी के जैसा रहता है कि कुछ तो जो उनको साध्य करना है वो तो कर लेते हैं, कम समय में करते हैं और खून बहता है। जहाँ पे वेदना होती है वो होती है, लेकिन वो दिखाई नहीं सकता है क्योंकि देवेंद्र जी का एनेस्थीसिया काम करता है और उसको समझ में आता है कि क्या बदल होना चाहिए। शिंदे साहब ने उप मुख्यमंत्री के हैसियत से यहाँ पे भाषण किया है। उनका मुझे बहुत एक कहना ही चाहिए मुझे, नहीं तो अनग्रेटफुल होगा, कृतज्ञता होगी कि कोई भी भाषण हो, फिर वो क्रिकेट के फील्ड में हो, कश्मीर में हो, जालना में हो, वो अपनी लाडली बहन को कहीं पे भी बिल्कुल विस्मरण नहीं होने देते हैं। हर जगह पे लाडली बहन का वो उल्लेख करते ही करते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि वो चुन के आने के बाद में नहीं, अभी वो बहुत से बहनों के भाई हो गए हैं। और आपके स्टेट्स में भी मैं देखती हूँ कई महिलाएं चाहती है ऐसी स्कीम्स आए दूसरे स्टेट्स में जिससे महिलाओं को थोड़ी राहत मिले, तो वो भी आज विधान भवन में पधारे और बार बार वो भी यहाँ हमारे साथ में रहे, ये हमारी अपेक्षा होगी। हमारे सभापति उपसभापति जी डॉक्टर हरिवंश जी, वो एक मैं जब उनको मिलती हूँ तो मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन राम मनोहर जी लोहिया के विचारों की हमेशा याद आती है क्योंकि उनके पूरे स्वभाव में, उनके विचार में एक संवेदनशीलता और सब विचारों का सम्मान करने का व्यक्तित्व आपका जो है, इसके लिए आपके मैं बहुत समर्थक हूँ, चाहती हूँ आपके सब काम के लिए और आपको भी बहुत बधाई है कि आप मुंबई आए हैं। उसी के साथ साथ हमारे अध्यक्ष विधानसभा के और सभापति राम शिंदे जी, सभापति जी ने तो अहिल्या देवी होलकर जी के त्रिशताब्दी का सब सामने तो रखा है काम, और मुझे लगता है कि ये त्रिशताब्दी का काम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। और इसीलिए इस विषय पर भी जितना काम होगा उतना हमें एक महिला सम्मान होने के बाद में, अधिकार मिलने के बाद में किस तरीके से काम करती है, इसकी जानकारी के लिए, उसके ज्ञान के लिए राम शिंदे जी ने अपना पूरा आयुष्य समर्पित किया है। इसके लिए ऐसे सभापति हमें मिले हैं, इसके लिए मैं भी उनको भी बधाई देती हूँ। राहुल जी नार्वेकर विधानसभा के अध्यक्ष है, हमारे साथ काम कर चुके हैं, लेकिन जिसको हम बोलते कि अलग अलग तरीके की स्किल्स जिसके पास है, वो इस तरीके का खिलाड़ू रहते हैं, वैसे वो है, हर जगह पे जाते हैं तो मैदान मार लेते हैं, फिर जजमेंट हो, स्पीच हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या यहाँ का कॉन्फ्रेंस हो। और इसीलिए मुझे लगता है कि बार बार मुंबई वालों को, महाराष्ट्र को ये मौका मिलता है कि आप सब लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि आपके मन में मुंबई के प्रति, महाराष्ट्र के प्रति जो प्यार है वो हम और दृढ़ करना चाहते हैं। और राहुल जी ने बहुत भूमिका निभाई है। मेरे सामने बहुत जाने माने हस्तियाँ, रूडी जी है, शैलजा जी है, बाकी बहुत बड़े सांसद भी आज यहाँ सभागृह में आए हैं। ये बहुत हमारा बड़ा सम्मान है, ऐसा मुझे ज़रूर लगता है। और आखिर में ये कहूँगी कि एक छोटी सी कविता है, बड़ी कविता तो नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बड़ी कविता पढ़ते हैं तो आखिरी सेंटेंस तक सिर्फ तालियां ही बजाते हैं, तो इसके लिए छोटी सी कविता है कमिटियों के बारे में। सत्ता के गलियारों में मिलती है आवाज, सत्ता के गलियारों में मिलती है आवाज, जहां बनती है योजना है, बनते हैं राज। समितियां जुटती बुद्धि से भरी, समितियां जुटती बुद्धि से भरी, सही राह दिखा है यही उनकी जिम्मेदारी। हर पहलू को वो ध्यान से परखते हैं, हर पहलू को वे ध्यान से परखते हैं, खुले दिल दिमाग से हर बात समझते हैं, सामूहिक बुद्धि से आगे बढ़ते हैं, न्याय की किरण समाज को सजाते हैं। आओ करें इन समितियों का सम्मान, सोच को रखते हैं वो निष्पक्ष और महान, हर सदन में इनका हो विवेकी स्थान, लोकतंत्र की आत्मा है ये हमारी पहचान। आपकी सबकी ये पहचान रहे, इस तरीके की शुभकामना मैं देती हूँ और मेरे आभार व्यक्त करने के समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय मैडम नीलम गोरे जी, आपका बहुत धन्यवाद। प्राक्कलन समिति के राष्ट्रीय अधिवेशन की आज के इस प्रारंभिक सत्र के अंत की ओर चलते हैं। जब जब सांस ली उस वीर ने अपनी माँ के लिए, जल थल नभ में चौकसी पाबंदी के लिए, आखिरी सांस वार दी देश हित के लिए, तिरंगा भी लहरा उठा उस देश प्रेमी के लिए।
हमारे जीवन के 52 सेकंड हम हमारे तिरंगे के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे जल थल नभ की सेनाओं के लिए, राष्ट्रगान के लिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। एक बहाना ढूंढ रहे थे कि थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए, साथ मिलकर थोड़ी सी दोस्ती की जाए। खाली हाथ हम कितनी देर तक बात करेंगे, क्यों ना हाथ में एक चाय का प्याला ले लिया जाए। आप सबसे अनुरोध है, चाय के प्याले को पकड़ने के लिए हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे और अगला कार्यक्रम 12:45 से विधान भवन लॉन्स में प्लेनरी सेशन के रूप में शुरू होगा। तो आप सबसे अनुरोध है, समय से वहां पर उपस्थित हों और हम सबका साथ दें। बहुत धन्यवाद। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। जय हिंद।